सर्वेभ्ये नमो नमः। अहं डॉक्टर नीलम यादव अस्मिन् कक्षायां हार्दिक स्वागतं करोमि। अद्य वयं समासविषये पठिष्यामः। तो प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर समास के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि समास क्या होता है। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन और सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अब इसका संस्कृत में हम क्या कह सकते हैं? समशनम समास है। समशनम समास है यानी संक्षेप में यानी संक्षेपण में करने को समास कहा जाता है। संक्षेपण में करना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अब हमें समास पढ़ रहे हैं तो उससे महत्वपूर्ण दो बातों को हमेशा याद रखना है। अब दो बातें कौन कौन सी हैं? एक तो समस्त पद क्या होता है और एक समास विग्रह क्या होता है। समस्त पद क्या है? कोई भी पद जो एक साथ जुड़ा हुआ, जिसे हम समास भी कह सकते हैं, सामासिक पद भी कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में विभक्ति का लोप होने से बने छोटे रूप को समास कहा जाता है यानी समस्त पद कहा जाता है। और समास विग्रह क्या होता है? उस समस्त पद को पुनः अलग करके विभक्ति सहित लिखने को समास विग्रह कहा जाता है। अब उदाहरण देखिए, जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ धनहीन है। धनहीन ये समस्त पद है और हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? धनेन हीन है, धन से रहित। तो ये क्या है? विग्रह है। विग्रह का मतलब होता है अलग करना, समस्त पद को पुनः अलग करना। और समस्त पद क्या होता है? एक साथ दो या दो से अधिक शब्दों के बीच की विभक्ति है उनका लोप हो जाता है और उनसे बने छोटा शब्द होता है, छोटा रूप होता है, उसको कहते हैं समस्त पद। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं, इनका जरूर ध्यान रखना। और समास विग्रह करते टाइम पर ये बात जरूर ध्यान रखना है कि पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। जैसे ये है धनेन हीन, हमने अभी किया तो धनेन है ये पूर्व पद है और हीन क्या है? उत्तर पद है। यानी जो पहला पद है उसको पूर्व पद कहेंगे और जो दूसरा पद है उसको उत्तर पद कहेंगे। ये बात भी महत्वपूर्ण है, इसे भी जरूर ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं कि समास के भेद कितने होते हैं। समास के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। इसमें कौन कौन से हैं? तत्पुरुष है, अवयवी भाव है और द्वंद्व है और बहुव्रीहि है। अब हम देखेंगे तो फिर द्विगु क्या है और कर्मधारय क्या है। तो द्विगु और कर्मधारय हैं, ये तत्पुरुष के भेद हैं। ये किसके भेद हैं? तत्पुरुष के भेद हैं। तो कुल समास पूछे जाएं तो कितने हैं? 6 हैं। मुख्य समास पूछे जाएं तो कितने हैं? 4 हैं। अब हम पढ़ते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? दो या दो से अधिक पदों का तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है यानी द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का लोप तत्पुरुष समास में होता है। इस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है यानी इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद है ये तुम्हें पता ही है, जैसे राज्ञ है ये पूर्व पद है और पुत्र है ये उत्तर पद है। यानी जो दूसरा पद होता है वो हमेशा उत्तर पद होता है। अब मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, वो आप ध्यान से देखिए। राज्ञ पुत्र है यानी राजपुत्र है। समस्त पद करेंगे तो राजपुत्र है और इसका समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राज्ञ है पुत्र है, राजा का पुत्र। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसी प्रकार देखिए अन्य उदाहरण, उपग्रह यानम। उपग्रह यानम का क्या हो जाएगा? उपग्रहस्य यानम। उपग्रहस्य है पूर्व पद है, यानम उत्तर पद है। इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। फिर है गुणाश्रित है, गुणम आश्रित है, इसमें द्वितीय तत्पुरुष समास है।
धनहीन, धनेन हीन, धन से रहित, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। गोहितम, गवे हितम, गाय का हित, इसमें कौन सा चतुर्थी तत्पुरुष समास है। चोर भयम, चोरात भयम, इसमें कौन सा पंचमी तत्पुरुष समास है। सर्वप्रथमम, सर्वेषु प्रथमम, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। ये हमारा तत्पुरुष समास है, इसे आप समझ गए होंगे। यदि आपको नहीं भी समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें। अब हम अगले समास के बारे में पढ़ते हैं, अवयवी भाव समास। अवयवी भाव समास क्या होता है। इस समास में पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, यानी हमेशा पूर्व पद की प्रधानता होगी। पूर्व पद है वो महत्वपूर्ण माना जाएगा, उसे अविभाव समास कहते हैं। और इस समास में पूर्व पद हमेशा कैसा होगा, अव्यय होगा। और उसकी प्रधानता के कारण समस्त पद भी क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये और ध्यान रखनी है कि ये अव्यय पद हैं, ये किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, यानी अव्यय हैं। जितने भी अव्यय हमें पता है कैसे होते हैं। अव्यय में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये समय परिस्थिति के हिसाब से इनमें परिवर्तन नहीं होता है, ये हमेशा एक जैसे होते हैं लिंग, पुरुष और वचन में। अब देखिए, उपगंगम, उपगंगम समस्त पद है, इसका विग्रह करेंगे तो गंगाया समीपम, यानी गंगा नदी के समीप। फिर है अधिहरि, हरो इति, यानी हरि में। फिर है अनुरामम, रामस्य पश्चातम, यानी ये पश्चात अर्थ में है कि राम के पीछे। फिर है सचक्रम, चक्रेण युगपत, युगपत का अर्थ होता है साथ, यानी चक्र सहित। इसी प्रकार ये भी कर सकते हैं सलीलम, सलीलम का अर्थ क्या हो जाएगा, लीलिया युगपत, यानी लीला के सहित। अब हम आते हैं द्विगु समास पर। द्विगु समास क्या होता है, ये ध्यान दीजिए। ये क्रमधारय का ही एक भेद है, यानी क्रमधारय और तत्पुरुष ये दोनों भेद हैं, ये किसके हैं, तत्पुरुष के हैं। क्रमधारय तत्पुरुष भी और द्विगु तत्पुरुष भी, दोनों तत्पुरुष के ही भेद हैं। द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, यानी पूर्व पद हमेशा संख्यावाचक मिलेगा और इसमें समाहार यानी समूह का बीच में बोध हो जाएगा। जैसे त्रिभुवनम, त्रियाणाम भुवनानाम समाहार है, 3 भवनों का समूह। पंचरात्रम, पंचानाम रात्रिणाम समाहार है, 5 रात्रियों का समूह। सप्ताह, सप्तानाम अहनानाम समाहार है, 7 दिनों का समूह। इस प्रकार समूह के बारे में हमें ज्ञात हो और पहले संख्या दी हुई हो तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। अब हम देखते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। तो द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में कौन से पद प्रधान होते हैं, दोनों, और बीच में क्या लगता है, च लगता है। जैसे ये हमारा द्वंद्व समास होता है, यानी दोनों पद प्रधान होंगे और साथ में क्या होगा, बीच में च लगेगा। जैसे पीतरो, पीतरो का क्या हो जाएगा, माता च पिता च, बीच में च लग जाएगा और माता च पिता च। ऐसे ही लव कुशोहो, लवश्च कुशश्च, ये हमारा द्वंद्व समास है। बहुत ही आसान है, यदि कुछ भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें। अब हम आगे बढ़ते हैं क्रमधारय समास। अब क्रमधारय समास क्या होता है, जब 2 पदों में से प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य हो, या एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, वहां पर कौन सा समास होता है, क्रमधारय समास होता है। इसमें क्या होगा, या तो प्रथम पद विशेषण होगा, द्वितीय पद विशेष्य होगा, या फिर क्या होगा, प्रथम पद उपमान होगा और दूसरा पद उपमेय होगा। यानी विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय, इनसे बना सामासिक पद समास क्रमधारय समास
कहलाता है। विग्रह करने पर दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति होगी। लिंग और वचन दोनों एक समान होंगे। कौन से समास में? कर्मधारय समास में। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास के। देखिए, कृष्ण सर्प है। कृष्ण सर्प का क्या हो जाएगा? कृष्ण च असो सर्प है। ये वीर पुरुष है। वीर च असो पुरुष है, यानी वीर है जो पुरुष। महापुरुष है। महान च असो पुरुष है, महान है जो पुरुष। फिर है नील कमल। नीलम च तत् कमलम, नीला है जो कमल। फिर है पाठ्य पुस्तकम। पाठ्य च तत् पुस्तकम, ऐसी पुस्तक जो पढ़ने योग्य हैं। पाठ्य पुस्तकम। फिर हम देखते हैं उपमान और उपमेय क्रमधारय। इसमें क्या दे रखा है? पहला पद है वो उपमान होगा और दूसरा उपमेय होगा। जैसे घन श्याम, घन इव श्याम है, बादल की तरह काला। पुरुष सिंह है, पुरुष सिंह एव है, पुरुष है वो सिंह के समान। विद्या बलम, विद्या इव विद्या धनम, विद्या इव धनम, विद्या किसके समान? धन के समान। मुख कमलम, मुखम कमलम इव, मुख को किसके समान बताया गया है? कमल के समान। यशोधनम, यश इव धनम, यश है वो किसके समान बताया गया है? धन के समान बताया गया है। अब हम अंतिम समास पे आते हैं, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिस समास में आए हुए दो या दो से अधिक पदों का अर्थ प्रधान न हो। क्या होगा? किसी अन्य पद के अर्थ की प्रधानता होगी। बहुव्रीहि पद में हमेशा अन्य अर्थ प्रधान होता है। अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुव्रीहि समास है, यानी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अब बहुव्रीहि समास होता है, उसके भी दो भेद माने गए हैं। अब दो भेद कौन कौन से हैं? एक तो समानाधिकरण बहुव्रीहि और एक व्यधिकरण बहुव्रीहि। समानाधिकरण क्या होता है? दोनों पदों में यदि समान विभक्तियां हों तो उन्हें क्या कहते हैं? समानाधिकरण बहुव्रीहि कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, पीताम्बरम, पीतम अम्बरम यस्य से, पीला है आकाश। अंबर यानी कपड़ा भी होता है, अंबर यानी आकाश भी होता है। पीताम्बर है, पीले हैं कपड़े जिसके। व्यधिकरण तत्पुरुष समास का, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास का उदाहरण देखिए। कंठे काल है, कंठे काल यस्य से। बहुव्रीहि बनाते समय स्त्रीलिंग विशेषण को उसके बाद स्त्रीलिंग के ही शब्द के रहने पर पुल्लिंग बना दिया जाता है। जैसे उदाहरण दिया है हमने, क्या है? रूपवद भार्ये, रूपवती भार्या यस्य से। महत् शब्द बहुव्रीहि समास में महा बन जाता है। जैसे महात्मा, महान आत्मा यस्य से, महान है आत्मा जिसकी। ये देखिए अंतिम में यदि यहाँ पे रूपवती है तो यस्या सा आना चाहिए था, लेकिन बहुव्रीहि समास में इसमें पुल्लिंग बना दिया गया है, तो इसका बन गया है रूपवती भार्या यस्य से। ये हमारे समास पूरे हो गए हैं। अब हम इसका अभ्यास अगले वीडियो में करेंगे। आप अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।